अगला यहाँ का लोकसभा का सांसद राकेश सिन्हा होगा। राजनीति अब जागृति नहीं पैदा करके विकृति पैदा करती है। कोई जात का नारा दे देगा, कोई धर्म का नारा दे देगा, एक तात्कालिक लाभ के लिए समीकरण बना लेते हैं और सब अपनी अपनी छाप छोड़ते चले गए। तो आज हमारी संस्कृति मिश्रित संस्कृति हो गई है। कानून जात के लिए नहीं बनता है, जमात के लिए बनता है। जात के आधार पर, फिर गोत्र के आधार पर, फिर धर्म के आधार पर, फिर संख्या के आधार पर, है ना, फिर अगला पिछला के आधार पर नहीं करना चाहिए। शोध करने की प्रवृत्ति जिसमें है वो ब्राह्मण है। शारीरिक बल का जो करता है वो क्षत्रिय है। जिसको बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया वो वैसे है। जो सेवा करता है वो शूद्र है। क्या भारत जीतेगा इस बार विश्व कप? नहीं कह सकता हूँ। जवानी जितना जिसके पास, जवाना उससे उतना दूर, जवानी जिसका जितने पास, जवाना उसका उतना दास। ये पंक्ति आपने जरूर सुनी होगी। और जिनके साथ आज मैं बैठा हुआ हूँ, आप इन्हें वयोवृद्ध कह सकते हैं, लेकिन हमेशा ये मन से जवान हैं। कल इन्होंने अपने जीवन के बसंत का 92 वर्ष पूरा किया और अब अपने जीवन के 93 वर्ष में ये प्रवेश कर चुके हैं। चूँकि कल के दिन हम नहीं आ पाए, हमें खेद है इस बात का, लेकिन आज हम इन्हें संपूर्ण शहरवासियों की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाई प्रसिद्ध करने के लिए आए हैं। ईश्वर से इनके लंबी उम्र की कामना करते हैं, चूँकि हमारे जिले के ये धरोहर हैं। जी, हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री और बेगूसराय नहीं, बिहार की राजनीति में एक ध्रुव तारा के रूप में, समाज सेवा में, चूंकि सामाजिक प्रोधा के रूप में इनकी पहचान रही है, रामजीवन बाबू की हमारे साथ हैं। तो आइए पुनः एक बार केवी न्यूज नेटवर्क की ओर से हम इन्हें बधाई देते हैं और इनकी कुछ बातें हम आपके साथ साझा करते हैं। सर्वप्रथम सर, बहुत बहुत बधाई आपको आपके जन्मदिन की और ईश्वर से मंगल कामना। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। और आपकी इस भावना का मैं आदर करता हूं और सदा आभार प्रकट करता हूं। आप भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सकुशल रहें और इसी तरह से हम लोग का संबंध बना रहे। आपका चैनल आपके नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़े। राज्य स्तर, अनुमंडल नहीं, राज्य स्तर नहीं, देश स्तर पर आपके चैनल की पहचान बने और मुझे विश्वास आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल अच्छा होता ही है और एक न एक दिन आपका चैनल राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करेगा ही। सर धन्यवाद सर, आपके इस कम्प्लीमेंट के लिए आभार हम देते हैं सर आपका। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि अभी चुनावी सरगर्मी है, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश में सरगर्मी तेज है, सियासी पारा तापमान जो है चरम पर है। तो क्या लगता है इस बार किसका डंका बजेगा और किसके पलड़े को आप भारी देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी व्यक्त कर चुका हूँ, पूर्व में भी आपने पूछा था कि अभी भारतीय राजनीति की विडंबना है कि यह नीति आधारित नहीं चल के रणनीति आधारित चल रही है। राजनीति का काम है जागृति पैदा करना। राजनीति अब जागृति नहीं पैदा करके विकृति पैदा करती है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, और फिर नहीं होगा तो चुनाव वक्त में जनता को भ्रष्ट करने के लिए ये इतनी तरह की घोषणाएं करते, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये कह के प्रलोभित करके ये। तो इसीलिए जब नीति और सिद्धांत आधार पर राजनीति नहीं चल रही है तो उस समय किसका डंका बजेगा, किस जात का डंका, कोई जात का नारा दे देगा, कोई धर्म का नारा दे देगा, कोई किसी चीज़ का नारा देगा। फिर नहीं होगा तो चलो मैंने बेमेल साधी एक गठबंधन ही खड़ा कर लो। सर आपने हंसते हंसते ही व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा बेमेल साधी गठबंधन, तो हम इशारा समझ गए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर, जो गठबंधन बना है जिसको लेकर के पूरा हायतोबा मचा हुआ है, जो कि इंडिया जो अलायंस बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है इंडिया, उसको कैसे देखते हैं इस 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, करीब 50 वर्ष तक मैं राजनीति से जुड़ा रहा। 1949-50 से लेकर के 2004 तक देखा कि इसमें कई तरह के समीकरण बनते रहे और टूटते रहे। क्षणिक कुछ कार्य के लेकर के समीकरण बना लिया, न उसके पीछे सिद्धांत है, न कोई उसके पीछे आदर्श है, एक तात्कालिक लाभ के लिए समीकरण बना लेते हैं और फिर अगर उससे
ज़्यादा लाभ न मिला या लाभ मिला तो लाभ की भी एक सीमा होती है, वह फिर बिखर जाते हैं, है ना। कई दफ़ा इसमें देखा, ये पार्टी वो पार्टी, कभी आया कि ये पार्टी ने कहा कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे या उस पार्टी से हम न मिलेंगे, है ना। मिट्टी में मिल जाएंगे और उस पार्टी के साथ किसी का नाम नहीं लूँगा, उसके साथ न जाएंगे। कुछ ही मिनटों कुछ ही देखा दोनों में ऐसा जुड़े, है ना, जो कहते थे उनके साथ। तो 21 में आज क्या कहना, किस मुद्दे पर कौन मिल जाएंगे कौन बिखर जाएंगे, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें, है ना। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि एक नेता ने कहा, वो बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन एक अमुक पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने गठबंधन कर लिया उसके साथ। तो क्या लगता है कि इस बार फिर से जो ये चुनाव पूर्व जो इस तरह के गठबंधन बने हुए हैं, क्या लगता है ये बरकरार रहेंगे या फिर इसमें उलट पुलट या फेरबदल हो सकते हैं? अब वो सीटों के बंटवारे में किनको क्या, अगर मन के लायक सीट का बंटवारा होगा तो बना रहेगा, मन के लायक नहीं होगा, आदमी हमको इतनी संख्या दे दो, हमको इतनी संख्या दे दो, इतनी सीट दे दो, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा सर, इंडिया और भारत ये दोनों नाम, चूंकि जब G20 का सम्मेलन हुआ उसमें भारत का उल्लेख कराया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जिक्र हुआ, कई गजेटेड और कई दस्तावेज में भारत का उल्लेख किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसको लेकर के भी बहुत सारी बातें आई निकल करके। और अब जो विपक्ष ने अपने अलायंस का जो नाम रखा है वो इंडिया रखा है, जिसको लेकर के काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इस पर एक घटना का जिक्र करता हूँ। एक बार एक जापानी जो दिल्ली में बहुत दिन तक रहा था, पढ़ा भी था, वो दिल्ली हावड़ा एयरलाइन से चला, लखनऊ में उसका स्टॉपेज था, रुका। संयोग से प्लेन में कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो गई, इसलिए जितना उसका शेड्यूल टाइम था उससे ज़्यादा वहाँ रुकना पड़ा। उस प्लेन में एक जापानी भी था, वो भी जब वहाँ प्लेन में देर हुई तो उतर करके चलाया, समझिए कि जहाँ पर उसका ये है, क्या कहते हैं उसको, अमन ठहराव जो है, वहाँ आ गया। और वो आया तो जापानी जो था वो हिंदी जानता था, चूँकि दिल्ली में रहा हुआ था। तो उस समय आया, उस समय हिंदी के बुक स्टोर पर संभवतः बच्चन की किताब थी, खरीद ली और लेकर के इसे पढ़ने लगा। तो तुरंत उसने किताब खरीदी थी, जिल्द तो लगी नहीं थी, इसलिए किताब का ऊपर का कवर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। एक वहीं उत्तर प्रदेश का एक यात्री या बिहार हिंदी भाषी जो उसी प्लेन में था, उसने देखा, अरे रंग रूप है विदेशी और पढ़ रहा है हिंदी, और उसमें हिंदी की कविता की किताब, ये भी उसी टेबल पर जा बैठा। दोनों में कुछ चर्चा चल पड़ी। तो जापानी ने पूछा कि भाई एक बार बताओ, तेरे नाम का, तेरे देश का नाम भारत या अथवा इंडिया, क्या नाम का भी अनुवाद होता है? अब किसी का नाम उचित लाल हो तो प्रॉपर रेड नहीं कहेंगे ना उचित का प्रॉपर, रेड का लाल का रेड, तो क्या नाम का भी अनुवाद होता है? कि तुम्हारे देश का नाम भारत है अथवा इंडिया, क्या नाम का भी अनुवाद होता है? दूसरा उसने पूछा, क्या तुम्हारे देश में कोई अपनी भाषा, कोई अपनी संस्कृति की कोई वेशभूषा नहीं है कि विदेशी वेशभूषा और संस्कृति अपनाने लोग अपने को गौरवान्वित समझते हैं? तो उस पर उसने लिखा कि साहब उसके ऐसे प्रश्न थे कि मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बहाना बना के वहाँ से उठता बना। तो यही है कि अपने यहाँ अनुकरण करने की आदत है। तो अटल जी कहते थे कि देखो नकल भी करो तो अकल के साथ, नहीं तो शकल बिगड़ जाएगी तो सर ने बखूबी बहुत ही शानदार तरीके से कहानी में इन्होंने बताया कि नाम का क्या अनुवाद हो सकता है। क्या तो हम कह सकते हैं कि विश्व में इकलौता हमारा देश होगा जिसको भारत को इंडिया कहा जाता है। यानी अगर हम बात करें अमेरिका का तो हिंदी में भी अमेरिका और अंग्रेजी में भी अमेरिका। क्या सर? अब ब्रिटेन है, रसा है, जापान है, चीन है, यही ना। तो इसलिए तो भाषा में समान है, लेकिन अपने यहाँ ये तो बिल्कुल हम जब ये नारा लगाते हैं तो भारत माता कहते हैं, इंडिया माता या हिंदुस्तान माता नहीं कहते हैं, भारत माता, है ना, कहते हैं ना। तो हम नारा लगाते हैं भारत माता का, भारत माता को ये कहते हैं।
और यही कि अब इंडिया तो हिंदुस्तान तो फलना चिलना ये सब कोई ख़त्म करना चाहिए। एक जैसे विदेशी, एक बात है कि पृथ्वीराज की पराजय के बाद गोरी, गजनी, खिलजी, तुगलक, लोदी, मुगल, अंग्रेज इतने शासक देश में आते रहे बारी बारी से, और सबों ने इस देश में कुछ चीज़ें थी जिसको नष्ट किया, कुछ अपनी पहचान छोड़ गए, इतना मिश्रित कर दिया कि वो दिनकर जी ने लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय, उनमें तमाम चीज़ों का जिक्र किया है कि किस तरह से भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय जो है सबका अवसर भारतीय संस्कृति में, आर्य और अनार्य का, बुद्ध और महावीर की संस्कृति का, फिर समझिए कि अंग्रेज़ों के, मुग़ल की संस्कृति का, मुसलमानों का, फिर अंग्रेज़ों की, सबों का असर कुछ न कुछ भारतीय संस्कृति पर पड़ता गया और सब अपनी अपनी छाप छोड़ते चले गए। तो आज हमारी संस्कृति मिश्रित संस्कृति हो गई है। सर बहुत ही शानदार और बहुत ही कहानी में आपने सारगर्भित बातें कही। हमारा देश भारत है और हम सब भारतीय हैं और भारतीयता ही हमारी पहचान है। सर एक प्रश्न लेना चाहेंगे, अभी जो हाल ही में बिहार सरकार का एक रिपोर्ट आया जातिगत जनगणना को लेकर के, जो सर्वे हुई और उसका जो रिपोर्ट आया, जब उसको सार्वजनिक किया गया तो इसको लेकर के बहुत सारी बहस हुई। कहा गया कि अमुक जाति कुछ है जिनकी संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और कुछ जातियों की जो संख्या थी, जो उनका कह सकते हैं कि उनका जो संख्या था उसको कम करके दिखाया गया। क्या लगता है ऐसा सच? संख्या कम हो या बेसी हो, उसमें भी मैंने, मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था देखो, कानून जात के लिए नहीं बनता है, जमात के लिए बनता है। ये गरीबों की जमात है, ये अति पिछड़ों की जमात है, ये कारखाना के मजदूरों की जमात है, ये शिक्षक की जमात है, ये विद्यार्थी जमात है, ये फलानी जमात है। कानून जात के लिए नहीं बनता है, जमात के लिए बनता है। तो ये फिर जातीय जनगणना कराएंगे, जब 10 साल पर या जनगणना होती है उसमें जात की संख्या तो आ ही जाती है। इस पर जो करोड़ों पूरे अरबों रुपये खर्च किए गए, 500 करोड़ सुना है ना, यानी 5 अरब रुपये की क्या ज़रूरत थी? अगर उन्हीं रुपयों को आप गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, गरीबों की पढ़ाई के लिए, गरीबों की चिकित्सा के लिए या और उसको रोज़गार देने के इसमें खर्च कर देते, ज़्यादा अच्छा होता। बनस्पति जातीय जनगणना, फलना चिलना, इस सबसे क्या फ़ायदा होता है? सर क्या लगता है जो ये जातिगत जनगणना का सर्वे हुआ, रिपोर्ट आया, क्या इसका असर आगामी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या इसका लाभ जो भी महागठबंधन की सरकार बिहार में उसको मिलेगी? मुझको लगता है कि मेरा जो अनुभव, इस सब का लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ कि मोदी जी ही आए प्रधानमंत्री, उन्होंने उस समय, अरे मैं तो या ना जात की, मैं तो गरीब का बेटा हूँ, चाय बेचने वाला का बेटा हूँ, झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चल दूंगा। तो तमाम गरीबों पर इसकार पड़ा, वो गरीब का बेटा है। तो ये सब सारी चीज़ें चुनाव स्टंट हो जाते हैं। कौन नारा दे दोगे कि लोगों को प्रभावित कर लोगे, है ना, लटपटा आएगे, लटी लगाएगे, अपने पर आएगे। तो सुन रहे हैं, काफ़ी चुटकिले अंदाज में अपनी बातें रख रहे हैं। तो सर आपसे एक प्रश्न लेना चाहेंगे, चूँकि आपने एक लंबा समय दिया है राजनीति में और विशेषकर जिस संसदीय क्षेत्र में हम हैं वहाँ ये आपका कर्म क्षेत्र है, ये तो पूरा बिहार आपका कर्म भूमि रहा है, समाज सेवा आपकी पहचान रही है। अनुमंडल बनाया आपने मंझौल को, जो कि प्रखंड भी नहीं था, और इसका सारा श्रेय आपको जाता है। तो क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में बेगूसराय के संदर्भ में अगर हम बात करें तो किसे देख पा रहे हैं अगला सांसद? देखिए, एक तो पहले मैंने कहा कि उसमें जा कर के जब समीकरण होता है तो फिर गुण की कीमत नहीं रह जाती है, योग्यता की कीमत नहीं रह जाती है ना। फिर क्या समीकरण होगा ये कहना ये, लेकिन मेरा जो अपना तजर्बा रहा है, मुझको लगता है कि अगला सांसद, मेरा अनुभव में गलत भी हो सकता है, कोई, मैं न ज्योतिषी हूँ
और न ये भविष्यवक्ता हूँ। मेरा अपना जो राजनीति का अनुभव रहा है, मुझे लगता है कि अगला यहाँ का लोकसभा का सांसद राकेश सिन्हा होगा। तो सर का ये अनुभव बता रहा है कि आने वाले समय 2024 के लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसके सांसद इनके अनुभव के आधार पर ये बता रहे हैं कि राकेश सिन्हा, प्रोफेसर राकेश सिन्हा हो सकते हैं। सर, इनके साथ कई और नाम की चर्चा है, जो पूर्व सांसद, जो निवर्तमान, जो भी सांसद हैं और जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, गिरिराज सिंह के नाम की चर्चा है। एनडीए में कुछ और नाम निकल के सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ महागठबंधन का यह दावा है कि 40 के 40 सीट बिहार में उसके होंगे। ये मैंने पहले कहा ना कि उस समय किस तरह का गठबंधन बनता है, किस तरह का समीकरण बनता है, उस समय इस पर निर्भर करेगा, है ना। इसीलिए एनडीए अगर टिकट देती है प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी को, तो अगर एनडीए प्रोफेसर राकेश सिन्हा को टिकट देती है, राकेश सिन्हा भी किस में है? एनडीए में। तो राकेश अगर उसमें देता है तो हम उसको लगता है कि अगर बीजेपी राकेश सिन्हा जी को यहाँ से टिकट देती है तो क्या लगता है राकेश सिन्हा जी की जीत सुनिश्चित है? देखिए, जीत हार में तो बहुत फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन एक बड़ा ही समर्थ और यानी मजबूत दावेदार, मजबूत कैंडिडेट होंगे। मतलब टसल का मुकाबला होगा। हाँ। तो सर ने अपने अनुभव से बताया कि अगर बीजेपी राकेश सिन्हा जी को टिकट देती है तो मुकाबला काफ़ी रोमांचकारी होगा और एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में राकेश सिन्हा अपनी बात को रख सकते हैं। सर, एक और हम बात आपसे लेना चाहेंगे। अभी सामने जो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हैं, उससे पहले नीतीश कुमार जी ने एक परीक्षा लिया। बिहार सरकार के द्वारा एक एग्जाम, बिहार सरकार ने अभी एक एग्जाम लिया था, शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो कि बीपीएससी आयोग द्वारा ली गई। उसमें पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश, शुरुआत में कहा गया कि डोमिसाइल है, बिहार के बच्चे इसमें भाग लेंगे, लेकिन बाद में इसको बदल करके पूरे देश के लिए खोल दिया गया और बाहरी बच्चे भी यहाँ पे नौकरी पा रहे हैं। इसको लेकर के बिहारी युवा काफ़ी परेशान, बिहार के छात्र काफ़ी हतोत्साहित थे और तरह तरह की बातें वो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं। जो सरकार का ये जो फैसला है ओपन एग्जाम, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि हालांकि देश एक है, संविधान एक है, संविधान कहीं भी कोई भी विद्यार्थी कहीं पढ़ सकता है, कोई भी आदमी कहीं नौकरी पा सकता है, इसमें कोई ये नहीं। लेकिन चाहे अथवा अनचाहे डोमिसाइल का सवाल उठ जाता है ना। इसीलिए बिहार में तो खैर चाहे अथवा न चाहे, प्रत्येक प्रांत अपने प्रांत के रहने वाले को प्राथमिकता देता है। पड़ोसी राज्य ये उत्तर प्रदेश, झारखंड में ये लागू है सब चीज़, बंगाल में सभी जगह, असम में, बंगाल, जहाँ जाइए वहाँ पर एक सबसे पहले अंत में नहीं आ जाता चलो अपने प्रदेश का है, अपनी भाषा का है, अपनी जात का है, अपने धर्म का है। इतनी तरह का अपने अपने जोड़ लेते हैं जहाँ पर कि फिर गुणवत्ता की कीमत नहीं रह जाए, गुण की कीमत नहीं रह जाती है। तो इसीलिए होना चाहिए नीति के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर। पार्टियां नीति सिद्धांत बनाती हैं, पार्टी के आधार पर उम्मीदवार का ये होना चाहिए। लेकिन ये डोमिसाइल होना चाहिए। हाँ, अभी क्या करेंगे, जातीय जनगणना का वो, हाँ, इस जात की संख्या ज़्यादा है। अब जब जाति की बात, वो दिनकर जी ने कहा था, वो दिल्ली जाने वाला राही कहना अपनी सरकार से, नेपाली ने कहा था कि तकलीफ से शासन चलता। एक ये है कि जहाँ गुण नहीं गोत्र प्यारा हो। जब चाइनीज युद्ध में भारत की पराजय हुई थी तो उसी पर दिनकर जी ने लिखा, जहाँ गुण नहीं गोत्र प्यारा हो समझो उसने ही हमको मारा है। तो सुना आपने, जहाँ गुण नहीं गोत्र प्यारा है तो समझो उसी ने हमें मारा है। दिनकर की ये पंक्ति के संदर्भ में सर ने बताया और सर ने कहा कि डोमिसाइल बिहार के छात्र युवाओं का हक है और डोमिसाइल होना ही चाहिए, क्योंकि जो जहाँ का है पहले उसकी प्राथमिकता हर राज्य दे रहा है, तो यहाँ में भी मिलना ही चाहिए। 2 दिन बाद एक सम्मेलन है और सम्मेलन क्या है? भूमिहार ब्राह्मण का सम्मेलन, और आशुतोष जी इसको लीड कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनजन पार्टी जो है वो इसको लीड कर रही है। तो इस सम्मेलन को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए भूमिहार ब्राह्मण सम्मेलन देखिए, एक बात मैं कहूँ, ये सारे मेरे पास भी लोग आए थे, कुछ लोग ना, मैंने कहा कि देखो इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक जाति वाले करोगे तो फिर दूसरी जाति वाले करेंगे, फिर अनेक तरह के ये हो जाएंगे
जात के आधार पर, फिर गोत्र के आधार पर, फिर धर्म के आधार पर, फिर संख्या के आधार पर, है ना, फिर अगला पिछला के आधार पर नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ें, जाति धर्म, एक जमाना था जबकि खुद मनु ने कहा था के मनुस्मृति में कि जन्मना जायते शूद्रः संस्काराय दुजुस्ते, जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कार से दुज होते हैं। या खुद कृष्ण ने कहा है कि ये वो है ना कि चातु वर्णम मया से सम गुण कर्म विभाग से, चारों वर्णों की सृष्टि मैंने किया गुण और कर्म के आधार पर। अब गुण क्या है? जिसमें ये खोज की प्रवृत्ति है, जगत क्या है, ये ब्रह्म क्या है, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा, जानने की जिसमें इच्छा है, शोध करने की प्रवृत्ति जिसमें है, वो ब्राह्मण है। व्यक्ति नहीं, प्रवृत्ति जिसमें शोध करने की प्रवृत्ति है, जानने की प्रवृत्ति है, जिज्ञासु है, वो ब्राह्मण है। जिसमें शोध का नहीं, सामर्थ्य का, शारीरिक बल का जो करता है, क्लास में पढ़ने में साधारण मॉनिटर हो जाता है, खेल के मैदान में कैप्टन हो जाता है ना, वो क्षत्रिय है। जिसको बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया, वो वैसे है। और निष्काम कर्म योग जो सेवा करता है वो शूद्र है। निष्काम व्यक्ति नहीं, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, निष्काम कर्म योग। अब निष्काम कर्म योग क्या हुआ, एक समझा देता हूँ। मान ली एक उदाहरण दे के कि स्टेशन पर कोई आदमी केला खाया, खा के केला का छिलका वहीं पर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। बहुत लोग ट्रेन आती है, उतरते हैं, चढ़ते हैं, देखते हैं फेंका हुआ, कोई फिसलते हैं। एक आदमी ट्रेन से उतरा, अब जा रहा है, वो देखा कि अरे कोई फिसल के गिर जाएगा, उसको लेके चुन करके डस्टबिन में या रेलवे लाइन पर उधर फेंक देता है। ये हुआ निष्काम कर्म। उससे उसका कोई लाभ नहीं है, कोई तत्कालिक फायदा नहीं, कि दूसरे, इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग जो है, ये सबसे बड़ा धर्म है ना। तो इसलिए चारों वर्णों की जो सृष्टि हुई थी गुण और कर्म के आधार पर, जिसमें जो है धीरे धीरे इसने जात का जन्मना रूप ले लिया, इसने जन्मना रूप ले लिया, फिर जात का रूप, यही होते हुए चलते बढ़ते चला गया है। तो आज इसको पाटने की जरूरत है। पाटने की जरूरत है, पाटने की जरूरत है। इसको खत्म करने की, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो सर ने बेहद ही सारगर्भित बात कही। सर ने कहा कि मनुष्य की पहचान कर्मों से होती है, व्यक्ति प्रकृति से जाना जाता है, व्यक्ति अपने जात से नहीं अपने कर्मों से जाना जाता है, और हर कर्म की अपनी अपनी परिभाषा है, उसके हर जाति की उसके कर्मों के अनुसार परिभाषा है, सर ने बताया। और आज बेहद जरूरी है यह खास बात कि हमें जाति को पाटना है, हम सब एक हैं और हमारा मानवता ही हमारी सच्ची सेवा और यही हमारा धर्म है। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि कल आपका जन्मदिन था, 92 वर्ष आपने पूरा किया, 93 वर्ष में आप प्रवेश कर चुके हैं, इसका राज क्या है? क्योंकि अब भी आप मानसिक रूप से उतने ही दक्ष परिपक्व हैं और हमेशा खुद को तरोताजा पाते हैं। देखिए कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। एक तो है कि ये वंशानुगत है। मेरी माँ 100 साल जिंदा रही, 102 वर्ष में मरी। तो एक तो वह भी माँ का ये, और उसका HR खुराना ने साबित किया था कि 6 पीढ़ी तक ब्लड का असर रहता है। हालांकि भारतीय मनीषी 1000 वर्षों तक इस बात को जानते थे, इसलिए कहा 6 पीढ़ी के 7 पीढ़ी के बाद ही नखवाल अलग करो, जी है ना। लेकिन HR खुराना को 70 के दशक या 60 के दशक में HR खुराना, हरवंश राय खुराना को इस पर नोबेल पुरस्कार मिला था कि 6 पीढ़ी तक जेनेटिक असर रहता है। तो ये है। तो और उसमें चाहे मातृ साइड हो या पितृ साइड हो, देहात में देखते हो कि हे एकर मुँह लगे छे मामू सन, एकर मुँह लगे छे नाना सन, एकर मुँह लगे छे चचा सन, एकर मुँह लगे छे पलना सन। ये है कि तो किसके ऊपर किसका, तो मेरे ऊपर मेरी माँ के विचार का, मेरी माँ के खून का, स्वभाव का मेरे ऊपर ज़्यादा असर है। मेरे पिताजी से मेरे माँ के स्वभाव का ज़्यादा असर है। सर खान पान को लेकर क्या अभी दिनचर्या में क्या इस तरह से बैलेंस करते हैं? देखिए मैं बराबर कहता हूँ अनुभव कि स्वाद और स्वास्थ्य में 36 का रिश्ता है। स्वाद बढ़ाते जाइएगा, स्वास्थ्य घटता जाएगा। अगर स्वस्थ रहना है तो स्वाद पर नियंत्रण रखिए।
सर एक आखिरी सवाल यहाँ लेकर खत्म करेंगे, क्योंकि आप क्रिकेट के शौक रखते हैं और विश्व कप चल रहा है और लगातार जीत के रथ पर सवार है हमारा टीम भारत। 7 लगातार जीत और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, तो क्या लगता है इस बार विश्व कप विजेता क्या हमारा देश भारत बनेगा? क्योंकि मैं देखता हूं कि जब भी मैच होता है तो आप सब कुछ भूल करके एक युवा जोश के साथ पूरे मैच का लुत्फ उठाते हैं। देखिए, खेल खेल है, और खेल में एक बात जान लीजिए, हार भी कभी कभी वरदान बन जाती है। है ना? हार वह एक है, वह हार नहीं कहलाती जो होती विजय के पहले। हारने के बाद एक अनुभव होता है हमें कहाँ कमी है, उस कमी को दूर करने का प्रयास करता है और अपने को उसके लिए बनाता है। आज जीत जब जाता है तो जीत के उन्माद में बहुत उसमें जो गुण है उसको भी भूल जाता है। अरे हम तो जीतिए जेबेगा, बहुत प्रैक्टिस छोड़ देता है, बहुत ये करने के लिए। क्या भारत जीतेगा इस बार विश्व कप? नहीं कह सकता हूँ, ऐसे एक भारतीय होने के नाते हमारा कप जीते, भारतीय जीते, लेकिन ये खेल है, खेल को खेल के रूप में लेना चाहिए। मजा लेते हैं, आनंद पूरा खेल बस खेल को खेल के रूप में लेना चाहिए, है ना? सर एक छोटा सा और सवाल मेरे मन में अचानक आ गया। सर क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 में एक तरफ मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष का अभी तक का कोई चेहरा सामने नहीं आया है। कहीं चर्चा नीतीश कुमार की हो रही है, तो कहीं ममता बनर्जी, और कई चेहरे हैं। आप अखिलेश कुमार को देख सकते हैं, कई चेहरे हैं। ये शरद पवार के नाम की भी चर्चा हो रही है। तो क्या लगता है मोदी बनाम कौन? एक बात देखिए, ऐसे मैंने कहा ना कि मैं आज 20 वर्ष से राजनीति में नहीं हूँ, कोई इसका नहीं, लेकिन राजनीति के अनुभव के आधार पर कि मैंने आज तक न तो कभी जनसंघ को, न बीजेपी को, ये सबको कभी वोट नहीं दिया है, कभी सबने, और न कांग्रेस को, ये सबको ये। लेकिन ये जो देखता हूँ कि आज नाम के लिए 2 ही पार्टियाँ, नेशनल पार्टियाँ, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिसको इतनी संख्या हो वो राष्ट्रीय पार्टी हो जाती हैं, आम आदमी पार्टी भी बन जाती हैं। लेकिन देश स्तर पर 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ममता बनर्जी बंगाल के बाद कहीं नहीं है, नवीन पटनायक उड़ीसा के बाद कहीं नहीं है, लालू यादव हों या नीतीश जी हों बिहार के बाद नहीं है कि नहीं है? या उधर साउथ वाले चाहिए, वो अपने अन्य पार्टियाँ हैं ना, कोई कर्नाटका में ही है, कोई केरल में ही है, कोई मद्रास में ही है, कोई कहें, या उसी तरह से पश्चिम में चले जाइए, अकाली दल हो, कौन है ना, सब क्षेत्रीय 2 ही नेशनल पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। इन दोनों में जिसका जो समीकरण है, इसके बाद समीकरण इसमें जो आ जाए उसमें जो आपका ये कहना है कि पार्टियां इन दोनों पार्टी के जो बड़े नेता होंगे वही प्रधानमंत्री बनेंगे? होगा वही, लोकतंत्र तो संख्या के बल चलता है। सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः एक बार शुभकामनाओं के साथ ईश्वर से यह कामना कि यूं ही इस शानदार निराले अंदाज में अपनी बातें मुखरता के साथ रखें जिसका हम लोगों तक प्रसारण कर सकें। पुनः एक बार संपूर्ण केवी न्यूज नेटवर्क की ओर से थैंक्स आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे नाचीज को कभी कभी आकर के आप जीवित कर देते हैं। तो सुना आपने, हमारे साथ पूर्व मंत्री रामजीवन बाबू थे। इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर खुल करके अपनी बात रखी और इशारे में इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। हम चाहेंगे इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, और जब आप इसे सुनेंगे तो बेहद कुछ छुपा हुआ इस इंटरव्यू में, जिससे आप सुन करके आपको खुद ये अनुभव होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। तो आइए हम सब इनके वीडियो को देखें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।